नमस्कार। जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 4 में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश भर में ट्रैवल कर रहे हैं, एसएमई क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, चुनौतियों को, और आगे की राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इस सफर में हमने जिस तरह से शुरुआत की नोएडा से, आगे बढ़ते हुए हम बैंगलोर गए, मुंबई से रुक करते हुए आज हम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल सेट। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में सामने आ रही है। अहमदाबाद अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। दुनिया के 3 सबसे बड़े डेनिम सप्लायर्स में से एक इसी शहर में स्थित है। इसी तरह केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में भी अहमदाबाद का नाम काफी ऊपर आता है। अहमदाबाद देश का सबसे बड़ा जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्टर भी है। यहाँ इंडस्ट्रीज की तरक्की के पीछे सरकारी नीतियों ने खास भूमिका निभाई है। अहमदाबाद में मिलने वाली जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लो लिविंग कॉस्ट बड़ी संख्या में लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। और यही ह्यूमन रिसोर्स गुजरात के विकास की सबसे अहम कड़ी है। गुजरात के लोग दुनिया भर में अपने बिजनेस सेंस के लिए जाने जाते हैं। बड़ी छोटी इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। बड़ी इंडस्ट्रीज में ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाए और छोटी इंडस्ट्रीज कैसे कम रिसोर्स में प्रॉफिट कमाती हैं, इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज ईबीएफ की टीम पहुंची है अहमदाबाद। इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ओपनिंग कमेंट्स के लिए सबसे पहले मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा मैडम विनीता कौल को, जो नेशनल हेड है एचआर की indiamart.com से। आपका स्वागत है मैम, प्लीज जॉइन अस फॉर द ओपनिंग कमेंट्स। Good evening, everyone. I would like to welcome you all to this 4th edition of India Mart Emerging Business Forum. आप सबको पता होगा India Mart इंडिया की सबसे बड़ी B2B मार्केट प्लेस मानी जाती है और India Mart SMEs के साथ पिछले 18 साल से जुड़ी हुई है. It has been a partner with SMEs, committed to taking SMEs to the next level of growth. And the Z Business Forum is actually an example of that commitment, a demonstration of that commitment towards SMEs. कहते हैं ना कि अगर तेज भागना है तो अकेले भागो, पर अगर दूर भागना है तो लोगों को साथ लेकर भागो. And to create that team, it is important that we invest in our human resources and we build a team of good human resources, good professionals, which will help us move to the next orbit of growth. Thank you very much. Thank you, ma'am, for the opening address. आइए अब हम अपने esteemed panelists को इनवाइट करना चाहेंगे और we'll request you to kindly give a round of applause for our esteemed panelist. सबसे पहले हम निमंत्रण देना चाहेंगे डॉक्टर एचपी कुमार, चेयरमैन NSIC. सर, प्लीज join us, sir. I would also like to invite Mr. Ranjan Chaudhary. He is the principal program development at NSDC, National Skill Development Corporation. Sir, welcome, please, sir. Next, I would like to call Dr. Anil Kumar Gupta. As I said, he needs no introduction. He is the professor at IIM Ahmedabad, Executive Vice Chair at National Innovation Foundation, और पद्मश्री से भी सर को सम्मानित किया गया है कुछ साल पहले. सर, बहुत-बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए. सर, I would like to call Meena Kavya ji. She is from Gujarat Chamber of Commerce and Industry, from the Women Wing, past president. Welcome, ma'am. और इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को शुरू करें, हम अपने डेलीगेट्स को और व्यूअर्स जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि आपके जहन में अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें ट्वीट के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं. जिस तरह से आप इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके लिए आपको #EBF2014 ये मेंशन करें और उसके बाद आपका जो क्वेरी है या फिर कोई सजेशन, उसका हम इंतजार करेंगे. आज जिस तरह से हम कार्यक्रम में बातचीत करने जा रहे हैं मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल सेट पर, आइए अब हम जो ओपनिंग कमेंट्स हैं अपने एस्टीम्ड पैनलिस्ट से लेना चाहेंगे. सबसे पहले डॉक्टर कुमार, हम आपसे चेक करना चाहेंगे ओपनिंग कमेंट्स में एसएमईज का फोकस प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और बाकी और तमाम तरह के पहलुओं पर रहता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो कि एक बड़ी स्ट्रेंथ है, इसको कई बार नजरअंदाज कर देते हैं. इसकी अहमियत को समझने में आप किस तरह से इनकी हेल्प कर सकते हैं और किस नजरिए से इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, एसएमई सेक्टर बहुत ही विस्तृत सेक्टर है पूरे देश में और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत वेल नोन है. लगभग 4 करोड़ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इस देश में और 8 करोड़ लोगों को इस सेक्टर ने एम्प्लॉय किया हुआ है. परंतु विडंबना यह है कि 90% ऑफ दीज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर. अब इनफॉर्मल सेक्टर में जब एक इंडिविजुअल या एट द मोस्ट 2 इंडिविजुअल उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं
तो उन्हें सारे काम उस बिजनेस से रिलेटेड करने हैं। फाइनेंस भी देखना है, परचेजेस भी देखनी है, मार्केटिंग भी देखनी है, अपनी दुकानदारी भी देखनी है, अपने कस्टमर को भी देखना है। तो एचआर मैनेजमेंट उसमें मुझे लगता है कि शायद एक रेलिवेंट क्वेश्चन ही नहीं रह जाता, परंतु फिर भी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। 10% जो रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज हैं, फॉर्मल सेक्टर के एंटरप्राइजेज हैं, समस्या वहां भी है। एचआर मैनेजमेंट, जैसा कि आपने बताया कि एचआर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अधिक ध्यान नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा। बगैर एचआर प्रैक्टिसेस के, और वो भी मॉडर्न एचआर प्रैक्टिसेस के फॉलो किए, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ओपनिंग कमेंट में रंजन साहब आप बता सकें, आप स्पेसिफिकली एचआर इश्यूज को कैसे समझाना चाहेंगे? पहली बात यह है कि एचआर आज इज बोथ अ सोशल प्रॉब्लम एंड एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोशल पर्सपेक्टिव ये है कि जो करीब 10 लाख यूथ ज्वाइन कर रहे हैं वर्कफोर्स हर महीने, उनको हुनर और ट्रेनिंग की जरूरत है सो दैट दे कैन हैव अ डिसेंट अर्निंग। सिमिलरली फ्रॉम द डिमांड साइड, जो एम्प्लॉयर्स है, एसएमईज लार्ज, उनको चाहिए ऑप्टिमली स्किल्ड वर्कफोर्स। इसके लिए कैपेसिटी ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग कैपेसिटी वो गवर्नमेंट भी क्रिएट कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर में कई बड़े नाम है, फॉर एग्जांपल भारत फौज, जो सेटअप कर रहे हैं ट्रेनिंग कैपेसिटी सो दैट अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड यूथ कैन बी देयर फॉर द वर्कफोर्स। दो प्रॉब्लम है इसमें व्हेन यू लुक एट इट। एक तो है दैट आज के दिन में वोकेशनल ट्रेड्स आर नॉट एस्पिरेशनल। गवर्नमेंट ने दिसंबर लास्ट ईयर में स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क वो अनाउंस किए हैं, जिसके अंतर्गत दे विल बी प्रोग्रेशन पाथवे। जैसे एकेडमिक्स के लिए है, यू कैन गो फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू यूनिवर्सिटी एंड यू कैन गेट अ डिप्लोमा और अ सर्टिफिकेट और अ डिग्री। उसी हिसाब से द सेम अपॉर्चुनिटी विल बी आल्सो बी देयर फॉर द वोकेशनल स्ट्रीम। ओके, राइट। मैडम मीना काव्या जी, आप बताएं, आप कैसे देखते हैं एसएमईज यहाँ पर और वैसे भी देश भर में ये जो कनेक्ट है एम्प्लॉयज के साथ, क्या उसको वो समझ पा रहे हैं? इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। आपने जो बताया कि ये गैप है, हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं कह सकती हूँ और इंडस्ट्री की भी ये आवाज है कि जो ये ट्रेनिंग्स होती हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो जब बाहर निकलती हैं बैचेस, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती है। उनको जब, सपोज मेरी बात करूं, अगर मैं किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से किसी को लेती हूं, उसे फिर से दोबारा मेरी फैक्ट्री पे ट्रेनिंग मुझे देनी पड़ती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आई थिंक हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की। सारे करिकुलम्स हैं, उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो स्किल्ड, सो कॉल्ड स्किल्ड मैन पावर जो निकलता है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल तौर पे स्किल्ड है कि नहीं, इस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा मैं ये कहूंगी, क्योंकि मैं एक महिला हूं, तो मैं चाहती हूं कि जो महिला वर्ग है भारत का इतना बड़ा, वो आज भी बहुत कम दिखाई देता है। आप लेबर सेक्टर ले लो या किसी में भी, तो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए, इससे भी काफी हमारी समस्याएं सुलझेंगी। प्रोफेसर साहब, आप समझा सकें, ये आप इस पूरे पिक्चर को, ये जो हो रहा है, इसको आप किस तरह से एनालाइज करना चाहेंगे? नहीं, मैं समस्या नहीं, समाधान से शुरू करूंगा बात को, कि लघु उद्योगों की बहुत ताकत है। अगर ताकत नहीं होती तो जितनी आबादी बढ़ी, जितने लोग पढ़ के लिख के आए, ये सब कहीं तो एब्जॉर्ब हुए, कहीं तो इन लोगों को नौकरी मिली। तो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है लघु उद्यमियों ने पूरे देश के अंदर इन लोगों को नौकरी देने में। लेकिन दिक्कत क्या है कि कई बार कुछ मौके जो हैं हमारे वर्कर्स को, हमारे कर्मचारियों को उस तरह के नहीं मिल पाते जैसे मिलने चाहिए। मसलन कि किसी कर्मचारी ने उत्पादन बढ़ाने में बहुत बढ़िया योगदान दिया, कोई सुझाव दिया अच्छा, किसी ने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, किसी को कोई चोट नहीं लग जाए, कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसके लिए कोई बड़ी अच्छी व्यवस्था बना दी। अब मुझे नहीं याद आता है कि हमने ऐसे कर्मचारियों की को सम्मानित होते हुए राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मंच पे कभी देखा हो। लोकल लेवल पे फर्म में किया होगा, उद्यमी ने किया होगा, लेकिन आपका राजकोट का क्लस्टर है, 3000 वहां पर मेंबर हैं, कितनी बार हुआ ऐसा मुझे बताइए, किसी भी क्लस्टर में बताइए कहीं ऐसा हुआ? तो जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो रात दिन मेहनत करके उद्यम को सफल बनाते हैं, जिनके पास कौशल है समस्याओं को अपनी सूझबूझ से हल करने का, उस कौशल की तारीफ भी अगर हम नहीं करें तो हम कैसे उन वर्कर्स को, उन लोगों को प्रोत्साहन दे पाएंगे? तो पहली बात है कि जो हमारे अंदर अच्छा है, जो वर्कर्स बढ़िया है, जो नए नए काम कर रहे हैं,
उनको सम्मानित करें। जो स्किल सेट प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें आप कितना सेटिस्फाइड हैं? बड़ी बड़ी लार्ज सेक्टर की जो फर्म्स हैं कॉम्पनसेशन इजीली दे सकती है, एसएमई वाले नहीं दे सकते। मैं आपको ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड की बात करती हूँ, मेरे पास जो लेबर आता है वो कहता है मुझे नहीं कटवाना। हालत ये होती है कि जो 10% उसका होता है वो भी मुझे देना है और 10% मेरी तरफ से जाता है वो भी मुझे देना है। 20% का जो बोझ एसएमई पे पड़ता है उनके लिए बहुत बड़ा है। प्रोफेसर साहब, आप बताएं, ये जो बड़े टारगेट्स रखे गए हैं 500 मिलियन 2022 तक, यानी 50 करोड़, ये टारगेट सेट किए गए हैं, यहां से स्किल डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इसमें क्या जो एक्चुअली जो गैप्स थे, क्या वो फिल किए जा रहे हैं? क्या ये सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या इसमें कुछ रीचिंग होना चाहिए? नहीं, बहुत परिवर्तन, आमूल परिवर्तन की जरूरत है। मैं सच में कहूं तो एनएसडीसी की जो सोच है वो कहीं पर भी मुझे एक नक्शा नहीं दिखता देश के अंदर जहां पर हर क्लस्टर में किस तरह के स्किल चाहिए उसको मैप किया गया, मुझे नहीं दिखा अभी तक। अगर कहीं है तो मुझे बताएंगे। अभी पूछ ही लेते हैं। हाँ, क्या तो आप, मतलब ये है, ठीक है ना बात, कि जब तक हम मैप नहीं करेंगे। और दूसरी बात, स्किल खाली वर्कर को चाहिए होता है, ये किसने कहा भाई? इनको नहीं चाहिए स्किल? अपने उद्यमी बैठे यहाँ पर, उनको नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हम सबको कुछ ना कुछ सीखना है ना। राजकोट में 3000 मेंबर हैं, 700 की सिर्फ वेबसाइट है अभी, बाकी सब फोन और फैक्स से काम करते हैं। क्यों भाई? वैसे 90% के पास नहीं है, 90% प्लस के पास। मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर है वो ग्लोबल बिजनेस कैसे लाएगा अपने पास? ओके, डॉक्टर कुमार, फिर आप बताएं, जो गैप्स की बात हो रही है या इनफैक्ट क्लस्टर में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो फिर ये ट्रेनिंग जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, फिर हम इसको किस तरह से देखें? मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि सरकारी नाम लेने से आप लोगों को इतनी खुशी क्यों हुई। सरकारी स्तर से सोचना कोई बुरा नहीं है। अल्टीमेटली स्किल डेवलपमेंट का काम सरकार ही कर रही है, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में तो हुआ नहीं अभी तक। 500 मिलियन पीपल का स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो सरकार ने बनाया है और सरकारी इंस्टीट्यूशन ही लगी हुई है पूरे कंट्री में। पर अगर आप ये सोचते हैं कि 3 महीने के अंदर 4 करोड़ एमएसएमईज की वेबसाइट बनाना भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपकी डिमांड्स भी थोड़ी प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। हाँ, हम चाहते हैं कि ये चैलेंज हो, स्किल डेवलपमेंट का चैलेंज हो, एमएसएमईज को कैपेसिटी बिल्डिंग का चैलेंज हो और इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करने का चैलेंज हो। हम इसमें और कई पहलू हैं, उसको हम टच करते हैं, आपका रुख करते हैं सब। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है अहमदाबाद की, क्योंकि हम एसएमईज की बात कर रहे हैं, तो उसी में एक सक्सेस स्टोरी है। आइए उस पर एक निगाह डालते हैं, फिर ये इंटरेस्टिंग जो चर्चा है, इसके तमाम और पहलू हैं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं हसीजा ग्रुप के इस सफर पर। ये हैं जय बजाज, 135 करोड़ का सालाना टर्नओवर करने वाली कंपनी हसीजा ग्रुप ऑफ कंपनी के फाउंडर। आपने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया। कालूपुर इलाके से 1988 में 4 कर्मचारियों के साथ आपने अपना वुमेन ड्रेस डिजाइन का कारोबार शुरू किया और आज करीब 2000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। दरअसल कंपनी ने होलसेल कारोबार में हसीजा ब्रांड से अपनी जगह बनाने के बाद साल 2005 से हर्रा ब्रांड रिटेल कारोबार में एंट्री ली। कंपनी के फिलहाल देश में 260 हर्रा आउटलेट्स हैं और 2 साल में 100 और स्टोर्स खोलने की योजना है। कंपनी जल्द ही दुबई के बाजार में भी कदम रखना चाहती है। 1988 में हमारी कंपनी की शुरुआत हुई है और सबसे पहले हमने हसीजा ब्रांड के नाम से कंपनी लॉन्च की, जो हमारा होलसेल बेसिस था। और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह कंपनी आगे बढ़ी, जिस तरह वक्त के हिसाब से हमें लगा कि इस चीज को डायरेक्ट रिटेल भी किया जाए और कंज्यूमर तक जाया जाए, तो हमने एक हरा के नाम से, हरा ब्रांड के नाम से हमने एक रिटेल आउटलेट्स की एक ब्रांड खोली। कंपनी के सफर में यूं तो मुश्किलें कई आई, लेकिन जय बजाज ने उम्मीद नहीं हारी। जब रेडीमेड गारमेंट्स के बाजार में तमाम उथल पुथल हो रही थी, जिसमें हर्रा का अपना बड़ा मार्केट शेयर था, तब कंपनी ने नए स्टॉक के साथ अनस्टिच्ड सेगमेंट का रुख किया, जिसने बाजार की पूरी डायनामिक्स को ही बदल डाला। जय बजाज के मुताबिक कंपनी की असली ताकत उसके एम्प्लॉइज हैं और जय उन्हें एक परिवार की तरह रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो पुराने कर्मचारी हमारे पास है, सबसे पहले मैं उनको कर्मचारी तो नहीं कहूंगा, वो एज एक फैमिली मेंबर हैं। वो फैमिली मेंबर इस तरह है जैसे कि उनको इतनी ज्यादा लिबर्टी दी जाती है कि उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ वर्क करने के लिए आ रहे हैं या वो कर्मचारी होके आ रहे हैं। कंपनी मानती है कि मौजूदा स्किल सेट के प्रोग्राम्स में बदलाव होने चाहिए। इंडस्ट्री की जरूरत और बाजार के पोटेंशियल के मुताबिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वहीं ऑनलाइन बाजार में हो रही हलचल को देखते हुए
हर्रा ने अपना पोर्टल भी लॉन्च किया है। हसीजा ग्रुप को इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से शुभकामनाएं। वेलकम करते हैं जय बजाज साहब का, फाउंडर हसीजा ग्रुप ऑफ कंपनीज। कांग्रेचुलेशंस। आप बता सकें डेलीगेट्स को भी और इनफैक्ट जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप जिस स्पेस में ऑपरेट करते हैं इंटरेस्टिंग है। ये रेडीमेड गारमेंट्स में जिस तरह से ये पूरा हमने देखा, जिस समय काफी चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा था, जिसमें आपका इनफैक्ट मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा था, उससे आपने जो स्विच किया अनस्टिच की तरफ, ये किस तरह से पूरा रहा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, रेडीमेड में कहीं न कहीं हमें ये प्रॉब्लम आ रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में, मार्केटिंग करने के बाद में, उसके बाद जब कस्टमर हमसे माल लेके जाता था, रिटेल काउंटर पे जब वो माल जाता था, उसको दिखाने में, फोल्ड करने में जो वक्त लगता था, तो उसमें हमें ऐसा लगा कि इसका मार्केट बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, तो इसका कोई रास्ता निकाला जाए। सबसे पहले मेजरमेंट्स और इन इश्यूज को देखते हुए तो हमने इसका एक रास्ता निकाला, अनस्टिच सलवार सूट्स, जो हर लेडी अपने हिसाब से जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से बना सके। तो वो हमारा सब्जेक्ट इतना ज्यादा क्लिक हुआ कि आज पूरे इंडिया में ये सब्जेक्ट रेडीमेड से बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, बहुत ज्यादा। ये मतलब मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो गए इससे, जबरदस्त चेंज हुआ है। ओके, आप ये बता सकें, जो हमारा आज का टॉपिक है एम्प्लॉयज की, हम बात करें एचआर की, स्किल सेट की, एम्प्लॉयज को आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं, किस तरह से रिटेन करते हैं? जो प्लानिंग हम अपने लिए करते हैं, जस्ट लाइक इंश्योरेंस हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्लानिंग हुई, या ऐसी कोई भी प्लानिंग जो हम अपने लिए करते हो, वैसी प्लानिंग हम उनके लिए करते हैं। ओके, एक आखिरी पहलू टच कर सके, हम स्किल सेट की बात कर रहे हैं और स्किल्स जिस तरह से दिए जा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट स्किल्स जो मुहैया करा रहे हैं आपके स्पेस में, उससे आप सेटिस्फाइड हैं या कुछ मिसमैच आपको दिख रहा है? काफी इंस्टीट्यूट में जब जाता हूं, जब देखता हूं, तो हर इंस्टीट्यूट में एक ही सब्जेक्ट सिखाया जाता है, वेस्टर्न। जो वेस्टर्न वेयर में आज तक मैं जहां तक समझता हूं, इंडिया का कोई भी डिजाइनर इंडिया में गारमेंट्स बना के आउट ऑफ इंडिया सप्लाई किया हो, ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा है। इंडिया के अंदर इतने ज्यादा फेस्टिवल्स हैं, इतने ज्यादा स्टेट्स हैं, हर स्टेट का कोई ना कोई आर्ट है। उस आर्ट्स को अगर इंस्टीट्यूट डिजाइनर के साथ में और उस विलेजेस में जाके उन बच्चों को, राइट सर, अगर उनका सिखाया जाए, दोनों मिलके अगर वो सिखाया जाए उनको, तो मैं समझता हूं जो छोटे छोटे विलेजेस हैं उसमें से इतना आर्ट निकल सकता है जिसकी लिमिट ही नहीं है। राइट, आपने काफी इंपॉर्टेंट पहलू टच किया है। आपको कंग्रेचुलेशंस एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जय बजाज साहब। शुक्रिया आपका पार्टिसिपेट करने के लिए। विनीता जी, आपने सुना ये, इनफैक्ट इन्होंने बातचीत में मेंशन किया और प्रोफेसर साहब भी मेंशन कर रहे थे कि एम्प्लॉयज की तरह नहीं, इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग तक इनफैक्ट कह रहे थे करते हैं। तो ये क्या पहलू हो सकते हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो अगर उस तरफ ध्यान दिया जाए तो इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी काफी ग्रोथ हो सकती है? इनफैक्ट जो इन्होंने बोला उसमें एम्प्लॉय मोटिवेशन और रिटेंशन दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो मोटिवेशन इसलिए क्योंकि अगर एम्प्लॉयर आपको फैमिली की तरह ट्रीट कर रहा है और आपकी छोटी से छोटी चीज इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस एंड थिंग्स लाइक दैट, अगर उस सब का वो कवरेज दे रहा है तो एक कंपनी के साथ अटैचमेंट हो जाती है, एक लॉयल्टी बन जाती है। सो रिटेंशन के लिए ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। सो दैट वे वी कैन रिटेन एम्प्लॉयज एंड कीप देम मोटिवेटेड। ओके, प्रोफेसर साहब, इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? कंपनी है मैक्रोमेटिक मशीन टूल गाजियाबाद में, नरेंद्र रान जी हैं उसके एंटरप्रेन्योर, गोविंद जी हैं, दो उनके फ्रेंड। उन्होंने क्या प्रिंसिपल बनाया कि बोले भाई जो बच्चे हैं हमारे, जहां पर कभी कोई भगवान ना करे बीमार हो जाए मेरा बच्चा या किसी कर्मचारी का, बोले वो उसी डॉक्टर के पास जाएगा जहां मेरा बच्चा जाएगा। बोले उसका क्या कसूर है भाई, हमारी तनख्वाहें अलग है, हमारे कंपनसेशन अलग है, वो हमारे बीच की बात है। बच्चे के अंदर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो बच्चे को जो हेल्थ फैसिलिटी दी, वो आपने कहा कि भाई हर एक को जो मेरे बच्चे को मिलते हैं, जहां मेरा बच्चा जाएगा डॉक्टर के पास वहीं आपका बच्चा जाएगा। सीधी सी बात है, कभी जरूरत ना पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन पड़ जाए तो कम से कम आपने एक बात साबित कर दी कि यार बच्चे की जो जान है वो बराबर है। शिक्षा के अंदर कि भाई जहां मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं आपके बच्चे पढ़ेंगे। अब ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिसके बाद में फिर कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता वर्कर के लिए। वो अपनी तकलीफ सुन लेगा, अपने पास कुछ कमी है सह लेगा, लेकिन बच्चों के लिए सभी लोग चाहते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा मौका मिले। तो एक तो ये बात मुझे लगा कि बहुत जरूरी है कि हम जो हमारी मानवीयता है उसको हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के बिजनेस के का हिस्सा बनाएं। ओके, डॉक्टर कुमार, आप बता सकें हमें, इससे हम कुछ देर में मीना जी का भी रुख करेंगे, स्पेसिफिकली जो टारगेट्स की हम बात कर रहे थे और इनफैक्ट मैपिंग की जो बात हो रही थी कि जहां पर जितने स्किल सेट जिस तरह के रिक्वायर्ड है, ये इंक्यूबेशन सेंटर्स जो आपके हैं जिसमें हम देखते हैं जो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड से लेकर ये इनफैक्ट स्किल्स देने के साथ एंटरप्रेन्योर बनाने तक के भी हमने देखा है, उसमें एंगल्स को टच किया जाता है।
तो ये कितना जरूरी है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, उसके अनुसार अगले 10 वर्षों में लगभग 10 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की आवश्यकता है। और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी बनाया गया है। अब समस्या ये है कि मैचिंग कैसे हो। एक तरफ हम जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम स्किल देने की बात कर रहे हैं, परंतु दोनों को एक साथ एक जगह पे लाना जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप, नए बिजनेस लगा के, और स्किल्स उनको ट्रेनिंग देके, तब दोनों को मैच करके ये मॉडल सक्सेस हो सकता है। मीना जी, आप बता सकें आपकी क्या सजेशंस हैं? जो स्किल सेट प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें आप कितना सेटिस्फाइड है? बड़ी बड़ी लार्ज सेक्टर की जो फर्म्स हैं कॉम्पनसेशन इजीली दे सकती है, एसएमई वाले नहीं दे सकते। मैं आपको ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड की बात करती हूँ। मेरे पास जो लेबर आता है वो कहता है मुझे नहीं कटवाना। हालत ये होती है कि जो 10% उसका होता है वो भी मुझे देना है और 10% मेरी तरफ से जाता है वो भी मुझे देना है। 20% का जो बोझ एसएमई पे पड़ता है उनके लिए बहुत बड़ा है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो लेबर लॉज में चेंज लाने की जरूरत है। जो यंग पॉपुलेशन है, जो हमारा एज है, इनफैक्ट हम उसको किस तरह से इनकैश कर सकते हैं? क्या हम बढ़ भी रहे हैं उस तरफ, या आने वाले दिन जो है ये बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे? जिनको आदत है लंबे लंबे घंटों तक ना देर तक काम करने की, जनरेशन वाई को आदत है कि हमारा टाइम हो गया, हम निकल पड़े, क्योंकि हमारी तो वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है। सो इट्स अ क्रिटिकल बैलेंस टू मेंटेन।